बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। केपीके का जो कोर्स है उसमें क्लास 5 के जनरल साइंस की बुक को आज हम कवर करेंगे। ये वीडियो केपीपीएससी के जो टेस्ट हैं, ईटा के जो टेस्ट हैं या दूसरे कम्पिटिटिव टेस्ट हैं जिनमें जनरल साइंस का पोर्शन आता है या आप क्लास 5 के एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। कोई भी सजेशन है या कोई भी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सबसे पहला जो चैप्टर है वो है, अगर यहाँ पर हम देखें, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। जानदारों का जो क्लासिफिकेशन उनकी है वो किस तरह से होती है। क्लासिफिकेशन में अगर हम देखें तो डिफरेंट टाइप होती हैं ऑर्गेनिज्म की हमारे अर्थ पे। ये ऑर्गेनिज्म जो हैं एक दूसरे से डिफरेंट नज़र आते हैं, बट कुछ उनमें सिमिलर कैरेक्टर्स भी होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको बताया गया है कि इन डिफरेंसेस और इन सिमिलैरिटीज़ की बेस पे, यानी जो इनके करेक्टरिस्टिक्स होते हैं इनकी बेस पे हम ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करते हैं, इनकी ग्रुपिंग करते हैं। यही वजह है कि हम इनको क्लासीफाई करते हैं, ताकि जब हम इनको रीड आउट करें, क्योंकि मिलियन ऑफ स्पीशीज़ हैं, मिलियन ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, तो इन सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस की बेस पे जिन ग्रुप्स में ये पड़े होंगे तो हम उनकी जनरल करेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिया करेंगे। क्लासिफिकेशन ज़रूरी क्यों है? तो क्लासिफिकेशन का, जैसे मैंने अभी बताया, सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस की बेस पर ऑर्गेनिज्म को हम डिवाइड करते हैं। फिर उनको रीड आउट करना जो है, उनको स्टडी करना आसान हो जाता है। तो ये इसकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है। 5 किंगडम सिस्टम की अगर बात करें तो ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम सिस्टम में जो डिवाइड किया गया, यानी इस सिस्टम में, वो सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस की बेसिस पे था। इन किंगडम्स के जो, यानी 5 ग्रुपिंग में जो इनको किया गया था, इनके नेम थे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया एंड एनिमिलिया। अगर मोनेरा की बात करें तो ये सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म थे जो कि वन सेल से बने हैं, यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे। इनका स्ट्रक्चर जो है बहुत सिंपल था। इनमें इंक्लूडेड हैं, यानी कौन सी एग्जांपल आती है किंगडम मोनेरा में? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो है हर जगह पे प्रेजेंट होते हैं अर्थ पे अगर हम बात करें। और इनकी दूसरी करेक्टरिस्टिक्स ये हैं कि बैक्टीरिया जो है वो अपनी फूड जो है वो खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो पैरासाइट नेचर के भी होते हैं, तो वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे यानी डिपेंड करते हैं, उनमें एज आ पैरासाइट रहते हैं, वो उनका होस्ट होता है, या डेड बॉडीज़ अगर हैं उन पे वो रिलाई करते हैं। तो ये डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं इनकी, इसकी बेस पर ये डिवाइड हुए हैं। और कुछ बैक्टीरिया, जैसे मैंने बताया कि पैरासिटिक नेचर हैं, तो वो ह्यूमंस के साथ साथ प्लांट्स और एनिमल्स में भी डिजीज़ेस काज करते हैं। नेक्स्ट है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा जो है वो सेकंड ग्रुप है किंगडम प्रोटिस्टा, क्योंकि ये जो है मेजॉरिटी ये वाटर में रहते हैं, जिनमें एग्जांपल इनके अगर हम देखें तो अमीबा, पैरामीशियम और एल्जी हैं। उसके बाद जो है, अगर एक इम्पॉर्टेंट बात करें प्रोटिस्ट्स की, तो प्रोटिस्ट जो हैं इनमें ऐसे ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं जो बाकी किसी ग्रुप में भी फिट नहीं होते। इनके ऑर्गेनिज्म जो हैं उनकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स एनिमल की तरह होंगी, कुछ करेक्टरिस्टिक्स प्लांट की तरह होंगी, कुछ दोनों की तरह नहीं होंगी। तो इनमें मिक्सअप है ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। एलजी जो है वो एक या एक से ज़्यादा सेल से बना होता है, वो भी इसमें इंक्लूडेड है। अमीबा और पैरामीशियम जो है वो एक ही सेल से बने हैं, तो वो भी यहाँ पर इंक्लूडेड है। इनकी प्रेजेंस कहाँ होती है? ये रिवर में भी प्रेजेंट होते हैं, झीलों में भी प्रेजेंट होते हैं, और समंदर में भी ये प्रेजेंट होते हैं। और इनकी एक इम्पॉर्टेंट बात जो कि इनको प्लांट के साथ मिलाती है, इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। उसके बाद है फंगस यानी फंजाई। फंजाई जो है ये एक सेल से बने हुए ऑर्गेनिज्म हैं। बहुत सारे फंजाई जो है वो एक से ज़्यादा यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की तरह भी एक्ट करते हैं, उनके मल्टी सेलुलर सेल भी होते हैं। और इनकी बॉडी जो है वो फिलामेंट के टाइप की होती है। इनको मॉइस्चर की ज़रूरत होती है ग्रोथ के लिए। इनमें क्लोरोफिल नहीं होता। जब क्लोरोफिल नहीं होता तो ये जो है हेट्रोट्रॉफिक है, यानी अपनी फूड जो है वो खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। ये वहीं से फूड लेते हैं जहाँ पर ये रहते हैं। यीस्ट जो है ये एग्जाम्पल है एक माइक्रोस्कोपिक फंजाई की। राइजोफस जो है वो भी ब्लैक मोल्ड पे जो प्रेजेंट होता है, ये भी फंजाई की एग्जाम्पल है। ये मॉइस्ट ब्रेड जो है या फ्रूट जो है उन पे ये ग्रो करता है। मशरूम्स जो हैं वो अम्ब्रेला लाइक फंजाई हैं, वो भी ग्रो करते हैं रोटन मैटर पे, यानी जो भी गला सड़ा हुआ मैटर होता है उस पर ये ग्रो करते हैं। फंजाई जो है ये बहुत लार्ज साइज़ तक फैल जाते हैं, यानी इनके स्मॉल से लार्ज साइज़ के ऑर्गेनिज्म में ये एग्जिस्ट करते हैं। मशरूम इसकी एग्जांपल है अगर हम बड़ी साइज़ के फंजाई की बात करें। उसके बाद है यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी बताया गया है कि कुछ मशरूम जो है वो ईटेबल हैं, यानी आप एडिबल हैं, वो आप उसको खा भी सकते हैं, और कुछ मशरूम जो है वो पॉइजनस है, तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। प्लांटिया में अगर हम देखें तो
इस ग्रुप के जो ऑर्गेनिज्म है उनकी एबिलिटी होती है कि ये अपनी फूड जो है वो खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जो कि ग्रीन पिगमेंट है, ग्रीन कलर का होता है और रिस्पॉन्सिबल है फूड की प्रोडक्शन में। एनिमीलिया जो है ये सबसे लार्जेस्ट ग्रुप है, यानी एक तरह से सबसे ऑर्गेनाइज, सबसे वेल डेवलप ग्रुप है इन 5 किंगडम सिस्टम में। अगर बात करें, जितने भी हायर ऑर्गेनिज्म है उनको एनिमीलिया में रखा गया है। इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता जो कि ग्रीन पिगमेंट है। क्लोरोफिल नहीं होगा तो ये अपनी फूड जो है वो खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, बल्कि प्लांट पे रिलाई करते हैं। ये एक जगह से दूसरी जगह जो है वो आसानी से मूव कर सकते हैं, तो इस तरह भी ये फूड लेते हैं। उसके बाद अगर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स की में देखें, जैसे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं तो उनमें टाइप्स होती हैं। एक होता है मोनोकॉटिक प्लांट और दूसरा होता है डाइकोटिक प्लांट। वो फ्लावरिंग प्लांट जिनके सीड जो है वो एक कार्टिलेडन उनमें प्रेजेंट होता है। आपको पता है सीड के कार्टिलेडन्स होते हैं, तो वो प्लांट यानी फ्लावरिंग प्लांट जिसमें एक कार्टिलेडन हो उनके सीड्स में, तो उसको हम मोनोकाट प्लांट कहेंगे। एग्जाम्पल इनके काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल ईटा में हमेशा ये पूछा जाता है, लास्ट ईयर भी, अभी जो 2025 में होते हैं उसमें भी इसके बारे में पूछा गया था कि मोनोकाट प्लांट में कौन सी एग्जाम्पल आती हैं। तो शुगर कैन, वीट, राइस, बैम्बू, मेज़, ये सारी जो है इसकी एग्जाम्पल हैं। इनको आपने ज़रूर अपने पास नोट डाउन करना है। डाइकोटिक प्लांट कौन से हैं? वो फ्लावरिंग प्लांट जिनके सीड में 2 कार्टिलेडन होते हैं, डाइमिन 2। तो ये बहुत ईजी सा कंसेप्ट है। याद जो यहाँ पर आपने रखना है वो इनकी एग्जाम्पल रखनी है। मैंगो, गुआवा, रोज़, पी प्लांट जो है इनमें सारे जो हैं 2 कार्टिलेडन्स होते हैं। तो ये हुआ फर्स्ट यानी चैप्टर का कुछ पोर्शन। उसके बाद है क्लासिफिकेशन एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स। तो यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि हमने पिछले ग्रेड्स में भी ये पढ़ा है कि जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनका इंटरनल स्केलेटन होता है जो कि बोन से बना है। अब क्योंकि वर्टिब्रेट हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं, डेवलप्ड होते हैं, इनमें वर्टिब्रल कॉलम होता है, तो बॉडी जो है वो 3 मेन पार्ट्स में इनकी डिवाइड होती है। हेड, एब्डोमेन एंड टेल, यानी सर का हिस्सा, और एब्डोमेन जो पेट का हिस्सा होता है, और टेल जो दुम का हिस्सा होता है। तो ये 3 पार्ट में ये डिवाइड होते हैं। ब्रेन जो है वो स्कल के अंदर प्रेजेंट होता है। इनकी सबसे बड़ी जो स्पेशलिटी है वो इनकी एबिलिटी है सेंसेस, जो 5 सेंसेस हैं इनके पास, हेयरिंग का, देखने का, स्मेल का, टेस्ट का और फील का। ब्लड जो है वो इनका सर्कुलेट करता है ब्लड वेसल में, यानी एक प्रॉपर सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। स्किन जो है वर्टिब्रेट की वो स्केल्स, फीदर या हेयर, इन तीनों में से किसी एक चीज़ पे कवर होती है, यानी उनकी स्किन पे या पर होंगे या उन पे बाल होंगे या उनके स्केल्स होंगे। उसके बाद है कि बहुत सारी और जो टाइप्स हैं इनवर्टिब्रेट्स की वो अर्थ पे प्रेजेंट हैं, यानी इनमें कह रहे हैं कि इनमें कोई भी टाइप जो है वो इनकी बॉडी में अंदर जो है वो बोन नहीं होते। इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, यहाँ पर इनवर्टिब्रेट की बात हो रही है क्योंकि इनवर्टिब्रेट लोअर ऑर्गेनिज्म है, तो इनमें क्योंकि वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता तो इनके अंदर बोन का कोई भी सिस्टम नहीं होता। इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो कई टाइप का हो सकता है, यानी ये फाइलम टू फाइलम डिफरेंस करते हैं। उसके बाद है कि इनकी जो बॉडी है कुछ की फ्लैट होती है जैसे प्लेटीहेलमिन्थस हैं, कुछ की राउंड होती है, कुछ की सेगमेंटेड होती हैं, जैसे कि हमारे पास आते हैं मोलस्क में अगर आप देखें उसकी बॉडी स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है। अगर हम हेमिकॉर्डेट्स में देखें, अगर हम देखें एनालीड्स में, तो इन सब की जो बॉडी है ये काफ़ी डिफरेंस रखती है एक दूसरे से। उसके बाद है कि बॉडी पार्ट जो हैं इनवर्टिब्रेट के वो डिफ़र करते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में। यहाँ पर क्लासिफिकेशन आपको बताई है वर्टिब्रेट की। वर्टिब्रेट जो है वो 5 किंगडम में इनको डिवाइड किया गया है, क्योंकि ये हायर ऑर्गेनिज्म है तो इनके 5 ग्रुप बनाए गए हैं। फिशेज़, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड एंड मैमल्स। फिशेज़ की अगर बात करें तो फिशेज़ जो है वो सबसे यानी इनिशियल स्टेज के वर्टिब्रेट हैं। सबसे कम जो ऑर्गेनाइज हैं वर्टिब्रेट में अगर हम देखें तो ये फिशेज़ हैं। ये फिशेज़ जो हैं ये वाटर पे सिर्फ वाटर के अंदर रहते हैं, और इनके जो बॉडी दोनों के एंड हैं वो पॉइंटेड होते हैं, यानी नुकीले होते हैं, क्योंकि इनको पानी में रहना होता है तो उसके हिसाब से इनकी बॉडी स्ट्रक्चर है। इनका जो मिडल पार्ट है वो ब्रॉड होता है और थिक होता है, यानी जो है ये थिकनेस में भी ज़्यादा होता है इनका मिडल पार्ट जो है बॉडी का, और ये ब्रॉड होते हैं यानी फैले हुए थोड़े। उसके बाद है कि बॉडी जो है वो बोट शेप की होती है, क्योंकि इनको पानी को चीर के जाना होता है, तो इस तरह से इनकी सारी पोजीशन बताई गई है। उसके बाद है कि इनकी जो बॉडी है, बॉडी शेप वो क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि स्विमिंग के लिए सूटेबल है तो उस तरह से इनको बनाया गया है। इनके ऊपर स्केल्स होते हैं इनके स्किन पे। ये जो सांस लेते हैं वो गिल्स के थ्रू लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इनिशियल स्टेज के वर्टिब्रेट्स हैं तो इनमें लंग्स नहीं होते। फिशेस जो हैं उनके फिन्स भी होंगे, उनके टेल्स भी होंगे,
जो कि हेल्प करते हैं, ऐसे ऑर्गन हैं जो उनकी स्विमिंग में हेल्प करते हैं। रिप्रोडक्शन अगर फिशेस की देखें तो ये एग के थ्रू इनकी रिप्रोडक्शन होती है, यानी ये एग्स देते हैं। इनका बॉडी टेम्परेचर जो है वो अपनी सराउंडिंग के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, या शॉर्टली हम कहें तो ये कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म है। एम्फीबियंस की बात करें तो एम्फीबियन वर्ड का मतलब यही है, एम्फी का मतलब होता है बोथ, यानी वो ऑर्गेनिज्म जो लैंड पे भी रह सकते हैं, खुश्की पे भी और पानी में भी। ये रिस्पायर करते हैं क्योंकि ये थोड़े हायर डिवेलप हैं फिशेस से, तो इनमें क्योंकि इन्होंने टेरेस्ट्रियल लाइफ में भी रहना है तो इनके लिए लंग्स हैं, और स्किन के थ्रू भी ये रिस्पायर करते हैं। इनकी जो स्किन है वो मॉइस्ट एंड लूज़ होती है क्योंकि वो लैंड पे रहते हैं, तो ये रिप्रोडक्शन जो है वो एग ले करते हैं उसके थ्रू करेंगे। इनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो भी अपनी सराउंडिंग के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, यानी ये भी कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स हैं। इनकी जो डेवलपमेंट है वो वाटर में होती है। फ्रॉग, टोड, सैलमेंडर, न्यूट जो है ये इनकी एग्जांपल्स हैं। उसके बाद है कि यहाँ पर आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताया गया है, इसको आपने नोट करना है। वाई कुड एम्फीबियन नॉट फ्लरिश इन द होल वर्ल्ड, दे आर नॉट फाउंड इन डेजर्ट एंड स्नो बिकॉज दे कैन नॉट गो अवे। क्योंकि इनका जो एक स्टेज है बॉडी का, यानी लाइफ का जो इनिशियल स्टेज है लार्वा स्टेज, उनके लिए जो है इनको और उसके बाद जो इनका हायर स्टेज है यानी बॉडी का ग्रोथ के बाद का जो पीरियड है, दोनों के लिए इसको कभी वाटर पे जाना पड़ेगा, कभी इनको टेरेस्ट्रियल मोड में आना पड़ेगा, कभी वाटर में कभी टेरेस्ट्रियल में। इनको लार्वल स्टेज पे पानी की ज़रूरत होती है, इनको बाकी जो यानी आगे लाइफ की जो स्टेजेस हैं उनमें ये खुश्की में भी रह सकते हैं। तो इनको क्योंकि दोनों चीज़ें साथ साथ चाहिए, तो इसलिए एम्फीबियंस की ये बात है कि ये डेजर्ट में एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि इनकी जो रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट है उनके लिए पानी पे ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। रेप्टाइल्स की बात करें तो ये और हायर ऑर्गेनिज्म है एम्फीबियंस और फिशेस से। रेप्टाइल्स जो है इनको क्रीपिंग एनिमल्स भी कहते हैं, यानी रेंगने वाले जानवर जो हैं उनमें रेप्टाइल्स को हम कहते हैं। इनकी जो स्किन है ये थिक होती है, कोरस होती है, यानी खुरदरी सी ख़राब सी स्किन होती है, और ड्राई होती है क्योंकि इनको अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर है, या स्पेशली बॉडी का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उनको बचाना होता है बाहर के अफेक्ट से, तो इनकी स्किन जो है वो रफ़ एंड स्ट्रॉन्ग स्किन होती है। उसके बाद है कि ये लैंड पे जो है वो अंडे ले करते हैं, यानी एग देते हैं, उसके ज़रिए इनकी रिप्रोडक्शन होती है। रिप्रोडक्शन जो है इन ऑर्गेनिज्म में ये एक्स के थ्रू होगी। इनकी बॉडी टेम्परेचर जो है वो अपनी सराउंडिंग के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, यानी ये भी बाकी दो की तरह कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म है। एग्जांपल अगर हम देखें तो लिजर्ड, क्रोकोडाइल, स्नेक और टर्टाइल्स, ये सारे जो हैं रेप्टाइल्स में आते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमेशा पूछा जाता है कि सबसे लार्जेस्ट जो रेप्टाइल्स हैं एनिशियन टाइम में वो कौन थे, वो डायनासोर थे। और क्योंकि अब वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं तो इसलिए लोगों को इसका इतना नहीं होता आइडिया कि कौन से रेप्टाइल्स हैं, वो रिसेंट जो रेप्टाइल्स हैं उनमें एग्जांपल ढूंढते हैं, बट डायनासोर इज़ द एग्जांपल। उसके बाद है कि अगर हम एम्फीबियंस से कंपेयर करें तो रेप्टाइल्स जो हैं वो तमाम दुनिया में फ्लरिश हुए, यानी एक वक्त आया जब सारी दुनिया में रेप्टाइल्स हर जगह प्रेजेंट थे। वजह क्या थी कि इनको पानी पे इनकी इतनी डिपेंडेंसी नहीं है जितनी कि एम्फीबियंस की है। उसके बाद बर्ड्स हैं, एवीज़ का जो ग्रुप है, इनकी स्पेशलिटी ये है कि इनके फीदर्स होते हैं, इनकी बीक होती है, यानी इनकी चोंच होती है, और इनके बॉडी पे जो है वो फीदर्स होते हैं, पर होते हैं। इनके बोन हॉलो होते हैं ताकि उनका जो वेट है वो कम से कम रह सके, क्योंकि इनकी एक स्पेशलिटी है कि ये फ्लाइट मोड में होते हैं, ये उड़ सकते हैं। लंग्स के साथ साथ क्योंकि ये खुश्की में रह रहे हैं तो लंग के साथ साथ इनके एयर सैक्स भी होते हैं क्योंकि हवा में इनको जाना होता है। बर्ड जो हैं वो फ्लाई कर सकते हैं, कुछ बर्ड जो हैं वो वाटर में स्विम कर सकते हैं जैसे कि डक वगैरह यानी बत्तख। कुछ बर्ड जो हैं वो फ्लाई नहीं कर सकते, उनको रनिंग बर्ड हम कहते हैं, जैसे कीवी, ऑस्ट्रिच। तमाम बर्ड जो हैं वो अंडे देते हैं, उनके ज़रिए इनकी रिप्रोडक्शन होती है। बर्ड जो हैं वो वाटर में जो रहते हैं उनके वेब फीट होंगे, यानी जुड़े हुए पाँव होंगे। यहाँ पर अगर मैं बताऊँ, क्ले होंगे एक तरह से, यानी उनके जो अगर आप देखें जैसे डक में होते हैं जुड़े हुए एक तरह से पाँव। तो दूसरा है कि इनका जो बॉडी टेम्परेचर है, यहाँ से ये स्पेशलिटी आती है। तीन जो ग्रुप हमने ऑलरेडी पढ़े वर्टिब्रेट के, उनसे ये डिफरेंट हैं कि इनकी जो बॉडी टेम्परेचर है वो अपने एक्सटर्नल टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, यानी कि दे आर वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म। ये अपने इंटरनल जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन रखते हैं बाहर के टेम्परेचर के साथ। एग्जांपल इनमें स्पैरो, चिड़िया, पिजन, कीवी, रोस्टर, डव, पैरेट एंड ऑस्ट्रिच आते हैं। ये सारे एग्जांपल्स हैं इनके। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि लार्जेस्ट फ्लाइंग बर्ड जो है इनके बारे में हमेशा पूछा जाता है कि लार्जेस्ट फ्लाइंग बर्ड जो है वो ईगल है, जो कि हाईएस्ट ट्रीज रॉक्स पे रहता है। सबसे स्मॉलेस्ट बर्ड जो है वो ह्यूमिंग बर्ड है, और हंटर बर्ड जो है वो हॉक है।
और पिजन जो है वो ऐसा बर्ड है जो कि स्नो पे भी रह सकता है। ये इसकी बात हो रही है, पिजन मैं कह रही हूँ, पेंगुइन सॉरी। पेंगुइन जो है वो स्नो का एक बर्ड है। उसके बाद वुड पेसर जो है वो क्या है, वुड पेसर जो है वो होल्स में रहते हैं या ट्री के ट्रंक्स में, यानी जहाँ पर दरख्तों में सुराख होंगे ये वहाँ पर रहते हैं। उसके बाद जो है ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आपने याद रखना है। बर्ड जो हैं वो कहाँ से इवॉल्व हुए हैं, कार्निवोर जो मीट ईटिंग एनिमल्स जो हैं यानी डायनासॉर्स, उनसे ये इवॉल्व हुए हैं। और बर्ड जो है वो रेप्टाइल से कैसे डिफरेंस है, क्योंकि इनका बॉडी का टेम्परेचर जो है वो रेप्टाइल्स की तरह नहीं है कि वो कोल्ड ब्लडेड हो, ये वार्म ब्लडेड हैं। ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को खुद मेंटेन रखते हैं बाहर के टेम्परेचर के साथ। तो इसी वजह से ये हाइबरनेट नहीं होते पूरा साल, यानी इनको टाइम नहीं चाहिए होता छुपने के लिए, सारा साल ये एक्टिवेट रहते हैं। इसलिए इनमें जो है पेरेंटल केयर भी होती है, यानी इनके जो पेरेंट्स हैं वो अपनी ऑफस्प्रिंग की पूरी केयर करते हैं जब तक वो उड़ने के काबिल ना हो जाएं। ये नेस्ट बनाते हैं, घोंसले बनाते हैं रहने के लिए। ये एक जगह से दूसरी जगह सूटेबल इन्वायरमेंट के लिए माइग्रेट भी करते हैं। अगर यहाँ पर देखें, ये एमसीक्यूज़ भी आया था लास्ट ईयर और उससे भी लास्ट ईयर, कि बर्ड बर्ड जो पार्क होते हैं उनको एवरी कहते हैं। और उसके बाद जो है इस्लामाबाद, अगर लोकल पार्क की हम बात करें तो इस्लामाबाद में एक बर्ड का पार्क है, लेक व्यू पार्क, जो रावल लेक के साथ ही है, और लार्जेस्ट बर्ड पार्क है पाकिस्तान में। 280 टाइप ऑफ बर्ड जो है वो इस एविरी में प्रेजेंट है। उसके बाद जो है मैमल्स की बात करें, सबसे हाईएस्ट और सबसे वेल डेवलप ग्रुप जो है ऑर्गेनिज्म का, एनिमल जो है, यानी ये जो एनिमल्स हैं ये मिल्क देते हैं हमें। इनकी बॉडी पे फर होते हैं या हेयर्स होते हैं। मैमल जो है वो अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं, यानी कि ये एग लेइंग नहीं है, और उनके बाद वो अपनी मिल्क से उनको फीड करते हैं। इनका जो बॉडी टेम्परेचर है ये बाहर के टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, यानी ये बाहर के टेम्परेचर के साथ खुद के टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं, उसी के रहमो करम पर नहीं छोड़ देते। तो ये वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म है। हॉर्स, काउ, गोट, टाइगर, कैट एंड ह्यूमन जो हैं वो इसकी एग्जांपल्स हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की अगर बात करें तो पोलर बेयर जो है वो स्नोई रीजन में रहता है, नॉर्थ पोल के। उनकी बॉडी के ऊपर थिक कवरिंग फर्स हैं, तो ये भी एक मैमल है। एलिफेंट एक दूसरा मैमल, इनकी बात करें तो हॉट क्लाइमेट में रहता है, और इसकी बॉडी पे कोई भी थिक लेयर नहीं होती हेयर्स की या फर की, क्योंकि इनको ज़रूरत ही नहीं होती। बैट जो है वो एक फ्लाइंग मैमल है, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के लिहाज से अगर हम देखें। प्लेटिपस जो है ये एक मैमल है। फीमेल जो इनकी हैं वो एग करती हैं, लेकिन अपने यंग वंस को ये दूध भी फीड कराते हैं, तो इनमें ये दोनों करेक्टरिस्टिक्स हैं। कैंगरो जो है वो अपने न्यू बर्न बेबी को अपनी बॉडी का, यानी बेली के साथ, अपने पेट के साथ जो उनका एक्सटर्नल पाउच होता है उनमें छुपा देते हैं जब भी उनको कोई डेंजर फील होता है। उसके बाद है कि जितने भी वर्टिब्रेट हैं दुनिया में, यानी उनमें बर्ड्स और मैमल जो हैं वो सबसे लार्जेस्ट ग्रुप है। इनकी वजह क्या है, इनकी वजह ये है कि इन दोनों में पेरेंटल केयर है, यानी ऑफस्प्रिंग को काफ़ी टाइम तक पेरेंट की केयर में ये रखते हैं, तो इसलिए ये सेफ़ रहते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि आपने मुर्गियों को और बिल्लियों को देखा होगा अपने यंग वंस का ख्याल रखते हुए। उसके बाद क्लासिफिकेशन, अगर हम इनवर्टिब्रेट्स की बात करें तो मेजर ग्रुप जो है इनवर्टिब्रेट का वो है स्पॉन्जेस, वॉर्म्स, इंसेक्ट, मोलस्क एंड एकाइनोडर्म। स्पॉन्ज की बात करें तो सबसे इनिशियल जो सबसे कम डिवेलप्ड जो इनवर्टिब्रेट हैं वो ये हैं। एक्वेटिक एनिमल्स हैं और ज़्यादातर ओशियंस में ये रहते हैं। इनकी कलर्ड बॉडी होती है, यहाँ पर आपको डायग्राम्स में भी नज़र आ रहा होगा। ये अटैच होते हैं किसी स्टोन के साथ। इनकी बॉडी जो है वो पोर्स से फुल होती है एक्सटर्नली, और इनकी जो बॉडी के अंदर जो है वो कैनाल सिस्टम होता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। वाटर जो है वो एक इन्हीं पोरस बॉडी से एंटर होता है, और इन्हीं जो लार्ज पोर्स हैं बॉडी के, इन्हीं से यानी एंटर भी होता है, एग्जिट भी होता है। इनका कोई भी बॉडी पार्ट जो है वो ब्रेक हो जाए तो ये रीजनरेशन की इनमें एबिलिटी होती है, ये दोबारा से रिफॉर्म कर लेते हैं। वॉर्म्स की बात करें तो वॉर्म्स जो है सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। वॉर्म्स की यहाँ पर आपको डायग्राम भी दिखाई गई है। इनकी बॉडी या राउंड होती है या सिलेंड्रिकल होती है। इनके कोई भी लेग्स नहीं होते। कुछ की जो बॉडी है, कुछ वॉर्म्स की वो सेगमेंटेड होती है, जैसे कि अर्थ वॉर्म है, टेप वॉर्म। सेगमेंटेड का मतलब है छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं इनकी बॉडी के अंदर, आपको नज़र भी आ रहे होंगे, छोटे छोटे पार्टीशंस होती हैं। तो अर्थ वॉर्म और टेप वॉर्म इनकी एग्जांपल हैं। कुछ वॉर्म्स की बॉडी जो है वो सेगमेंटेड नहीं होती, यानी अनसेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म जो हैं वो है फ्लैट वॉर्म एंड राउंड वॉर्म। उसके बाद इंसेक्ट हैं। इंसेक्ट जो हैं वो इनवर्टिब्रेट, ऐसे इनवर्टिब्रेट हैं जिनमें जॉइंट लेग्स होते हैं। इनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है, यानी इनमें भी पार्टीशन होती है। बॉडी जो है 3 मेन पार्ट में डिवाइड होती है, हेड, थोरिक्स एंड एब्डोमेन।
उसके बाद जो है अगर लेग्स की बात करें तो मेजॉरिटी जो इंसेक्ट्स हैं उनमें 6 से 3 पेयर जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं लेग्स के। इनका जो एक्सटर्नल सरफेस है इनकी बॉडी का वो हार्ड होता है, जो कि काइटिन या के से बना होता है, यानी एक्सोस्केलेटन जो इनका है वो काइटिन से बना होता है। और एक्सोस्केलेटन जो है वो बॉडी को प्रोटेक्ट करता है किसी भी डेंजर से। उसके बाद यहाँ पर आपको बताया गया है मोलस्क के बारे में। मोलस्क एक और ग्रुप है इन्वर्टिब्रेट का, सॉफ्ट बॉडी बेरिंग ऑर्गेनिज्म है। यहाँ पर आपको डायग्राम में नज़र भी आ रहा होगा। इनकी बॉडी सॉफ्ट होती है। ये पॉन्ड्स, लेक, ओशियन या लैंड में भी रह सकते हैं, हर जगह ये प्रेजेंट होते हैं। ये फ्रीली मूव कर सकते हैं या किसी चीज़ के साथ अटैच होकर भी रह सकते हैं। कुछ मोलस्क की जो बॉडी है वो कवर होती है शेल से, यानी इनके ऊपर एक शेल की कवरिंग होती है, जैसे कि स्नेल है, ऑयस्टर है। और कुछ जो है वो शेल के बगैर होते हैं, तो उनकी जो एग्जाम्पल है वो है ऑक्टोपस। उसके बाद एकाइनोडर्म, इनकी काइनस यानी इनकी बॉडी पर होते हैं। नोकीली इनकी बॉडी होती है। ये ओशियंस में ज़्यादातर यानी बल्कि ज़्यादातर नहीं बल्कि ये ओशियन तक ही महदूद हैं, यानी ये ऑर्गेनिज्म ओशियन में प्रेजेंट होते हैं। और उसके बाद है कि इनका कोई भी हेड नहीं होता, यानी इनकी बॉडी इस तरह से है कि इनका कोई भी हेड नहीं होता। ये एनिमल जो हैं या डिस्क या स्टार शेप में ये होते हैं। यहाँ पर आपको डायग्राम में नज़र भी आ रहे होंगे। इनकी बॉडी की यानी इन जो ऑर्गेनिज्म है इस ग्रुप में, इसकी स्पेशलिटी ये है कि इनकी स्पाइनी कवरिंग होती है, नोकीली इनकी बॉडी होती है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब है ऑर्गेनिज्म की कितनी वैरायटी है हमारे अर्थ पे, कितने काइंड ऑफ लिविंग थिंग प्रेजेंट हैं किसी खास जगह पे, उसको बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। जितने टाइप ऑफ प्लांट और एनिमल जो हैं वो प्रेजेंट होंगे, वो इतनी बायोडाइवर्सिटी होगी वहाँ पर। तो कह रहे हैं कि वो ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स की वो टाइप्स जो अभी एग्जिस्ट नहीं करती हमारी अर्थ पे, तो उनको हम एक्सटिंक्ट स्पीशी कहते हैं। जैसे कि डायनासॉर्स हैं जो पहले प्रेजेंट थी अब नहीं हैं, दुनिया से एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो एक्सटिंक्शन के करीब है, यानी उनको ख़तरा लायक है, उनकी नस्ल कम हो रही है, फ्यूचर में वो एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, तो उनको हम इंडेंजर्ड ऑर्गेनिज्म कहते हैं, जैसे बंगाल टाइगर, पांडा एक्सेट्रा। और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं यानी पाकिस्तान में अच्छा इंडेंजर्ड स्पीशी की अगर बात करें तो स्नो लिपर्ड है, ग्रीन टर्टल है, हॉक है, इंडस डॉल्फिन एंड मारखोर हैं। उसके बाद है कि ह्यूमन इम्पैक्ट, अगर हम देखें कि इंसानों का क्या असर होता है बायोडाइवर्सिटी पे, तो क्योंकि हम मुसलसल फॉरेस्टेशन कर रहे हैं, फॉरेस्ट को काट रहे हैं कल्टीवेशन के लिए या अपनी अर्बनाइजेशन के लिए, सिटीज़ को एक्सटेंड कर रहे हैं, आबादी बढ़ रही है और उनके लिए नीड भी बढ़ रही है कल्टीवेशन की, तो हम बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के हैबिटेट को यानी अफेक्ट कर रहे हैं। दूसरा जो है वो ह्यूमंस का कह रहे हैं कि उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो एक्सेसिव हंटिंग जो है वो भी एनिमल को इंडेंजर्ड स्पीशी में ला रहा है। इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट है कि पाइन ट्री जो है बुनेर में, केपीके का जो इलाका है बुनेर, उसमें पाइन्स की जो ट्री हैं, जुपिटर का जो ट्री है ज़ियारत में, ज़ियारत बलूचिस्तान के इलाके में, मैंग्रोव जो हैं सी शोर यानी सिंध में जो मैंग्रोव्स हैं, जो झाड़ियाँ हैं बड़ी बड़ी समंदर के साथ ही, तो कह रहे हैं ये चीज़ें जो हैं ये बहुत तेज़ी के साथ डिसअपेयर हो रही हैं, ख़त्म हो रही हैं। इंडिस डॉल्फिन जो है जो कि ब्लाइंड है, इन ये भी जो ब्लाइंड है ये लाइट और डार्कनेस में डिफ्रेंशिएट कर सकता है। और इनका जो कंस्ट्रक्शन जो हुई है डैम की इंडस रिवर पे, तो डॉल्फिन जो है इनका नंबर डिक्लाइन हो गया और अब तो मेरे ख्याल में ये बिल्कुल एक्सटिंक्शन के करीब हैं, इंडेंजर्ड। इनको बहुत पहले इनको डिक्लेयर कर दिया था गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने। तो कह रहे हैं अब ये जिना एंड कोटरी बैराज के दरमियान ही फाउंड करता है, बट अभी रिसेंटली रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ये वहाँ पर भी एक्सटिंक्शन के करीब है, किसी को नज़र नहीं आया। कंजर्वेशन अगर देखें तो बायोडाइवर्सिटी के लिए हम क्या कर सकते हैं ताकि ये कंजर्व नहीं, ये ख़त्म ना हो। इसके लिए हम इंडेंजर स्पीशी पे हमें स्पेशली फोकस करना होगा। जिन स्पीशीज़ को ख़तरा लायक है उनके हैबिटेट को सेव करना होगा, उनके जो गेम रिज़र्व हैं उसको इन यानी ऐसा करना होगा, उसको इंक्रीज़ करना होगा, नेशनल पार्क्स बनाने होंगे और उन एरिया को स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट करना होगा ह्यूमन के एक्सेस से। अगर गेम रिज़र्व की बात करें किसको कहते हैं, तो गेम पार्क को कहते हैं। एक लार्ज एरिया होता है लैंड का जहाँ पर वाइल्ड ऑर्गेनिज्म के लिए, वाइल्ड एनिमल्स के लिए वो स्पेसिफाई होता है कि वो फ्रीली वहाँ पर मूव कर सकते हैं, उनकी हैबिटेट सेफ़ हैबिटेट उनको मिले। तो कुछ गेम रिज़र्व जो हैं उनमें एनिमल्स को कंट्रोल वे में हंट किया जाता है, यानी जो एनिमल बहुत हाई जो नंबर में वहाँ प्रेजेंट हो तो उसको आप हंट भी कर सकते हैं परमिशन से।
तो इसको कहते हैं। मैनग्रोव्स जो हैं वो स्मॉल ट्रीज़ होते हैं, अभी मैंने आपको बताया बड़ी बड़ी झाड़ियों को कहते हैं। साइड में आपको डायग्राम नज़र आ होगा, पानी में अक्सर आपने ये देखा होगा, जितने भी जंगलात वगैरह हम टीवी पे देखते हैं। तो मैनग्रोव ये स्मॉल ट्रीज़ हैं जो कि कोस्टल एरिया पे, जो समुद्री इलाके हैं, साहिली इलाके, उनके साथ ये वहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं। ये इस शोर लाइन जो है उसको प्रोटेक्ट करते हैं ताकि वो डैमेज ना हो। ये एक तरह से नर्सरी के तौर पर, मेरीन एनिमल जो है उनके नर्सरी के तौर पर, नरिशमेंट के तौर पर उनके लिए काम करते हैं, जैसे कि फ़िशेज़ हैं, क्रैब्स हैं और प्रॉन्स हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है कह रही है कि इससे इस ऑर्गेनिज़म को एक्सपोर्ट करके काफ़ी कमा रहे हैं। तो कह रहे हैं कि अगर हम स्मोक और पॉल्यूशन को कम करना चाहते हैं तो हमें इनको ज़्यादा बढ़ाना होगा, मैनग्रोव्स को, जितना भी ये ज़्यादा बढ़ सकें। इसके तो इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं, तो इसकी प्रोटेक्शन जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये है फर्स्ट चैप्टर। सोचा था मैंने कि पूरी बुक को ही वन गो में कंप्लीट करूँगी, बट ये तो कंसेप्ट ही कंसेप्ट है, तो अब मैं ऐसे तो पढ़ा नहीं सकती कि मैं बस ऊपर ऊपर से आपको एक एक लाइन करवाऊँ। मैंने यानी ऊपर ऊपर से हर टॉपिक जस्ट बताऊँ, मैंने एक एक लाइन आपको बताई है जो इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन का कंसेप्ट बताया है। बाकी वीडियोस में मैं कोशिश करूँगी कि थोड़ा फास्टली इसको पढ़ाऊँ, ऐसे तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। सो आज की वीडियो में इतना ही। टिल नेक्स्ट वीडियो, मुझे इजाज़त दें, इसकी और वीडियो आएंगी क्योंकि मैं सारा कोर्स कंप्लीट करवा रही हूँ। 5 6 7 8 9 10 सबके लेक्चर वीडियो आएंगी साइंस की। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियोस को चेक करते रहें। सो मुझे इजाज़त दें, टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।